हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विज्ञान विषय के अंतर्गत पाठ 9 आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आप आपदा से क्या समझते हो? क्या चीज़ है आपदा? तो आपदा एक अचानक होने वाली घटना है जिसके कारण राष्ट्र तथा समाज के जीवन, संपत्ति तथा सामाजिक अवस्था का बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। अब बच्चों, आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा के दो प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, जिसमें से हम अभी कुछ प्राकृतिक आपदाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उसमें पहली प्राकृतिक आपदा बच्चों भूकंप है, जिसके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर जन धन की हानि होती है। भूकंप को अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं। तो भूकवच में अचानक कंपन होना अथवा भूकवच के अचानक थोड़े क्षण के लिए हिलने को भूकंप कहते हैं। भूकंप के कारण पृष्ठभाग का कुछ भाग आगे पीछे या ऊपर नीचे होता है, इसलिए भूपृष्ठ सरलता से हिलता है। भूगर्भ में निर्माण होने वाले धक्के व लहरें जमीन के अंदर और ऊपर के पृष्ठभाग पर सर्व दिशा में फैलते हैं। भूकंप के नाभि के ठीक ऊपर भूपृष्ठ पर स्थित बिंदु को भूकंप का केंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यह देखिए, यह आपका नाभि है भूकंप की, और इसके ऊपर का ये जो बिंदु है, ऊपर का बिंदु, वह भूकंप का केंद्र बिंदु वहाँ पर कहलाता है। इस तरह से तीव्र स्वरूप की लहरें, धक्के सर्वप्रथम केंद्र के पास पहुँचते हैं, इसलिए वहाँ हानि का अनुपात सबसे ज़्यादा होता है। जो भी केंद्र के पास अधिक खतरा उसका होगा। और भूकंप के धक्के सौम्य अथवा तीव्र दोनों स्वरूप के हो सकते हैं। पृथ्वी पर होने वाले विध्वंसक भूकंप की अपेक्षा सौम्य भूकंप की संख्या अधिक होती है, क्योंकि प्रायः सौम्य भूकंप आते रहते हैं और कितने भूकंप ऐसे होते हैं कि जिनका हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन भूकंप आया रहता है। पृथ्वी पर प्रतिदिन कहीं न कहीं भूकंप होता है। तो निरीक्षण के अनुसार अपने पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ष लगभग 12,400 से 14,000 भूकंप होते हैं। इस आधार पर पता चलता है कि पृथ्वी हमेशा कम या अधिक अनुपात से कंपित होती है। यहाँ पर बच्चों दो यंत्र दिए गए हैं, ऊर्ध्वाधर भूकंप मापक यंत्र और क्षैतिज भूकंप मापक यंत्र। यहाँ जो हम सामने संलग्न चित्रों में देख रहे हैं बच्चों, ये भूकंप के कारण एक बड़ी तबाही का दृश्य है, जिसमें हम देख रहे हैं सड़कों पर दरारें पड़ गई हैं, सड़कें एकदम फट गई हैं। साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर जो इमारतें हैं, इमारतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। कितनी इमारतें तो गिर ही जाती हैं। इस तरह से बहुत बड़े पैमाने पर जन और धन की हानि होती है। भूकंप की जानकारी संकलित करने वाले यंत्र को बच्चों सिस्मोग्राफ कहते हैं। जिससे हम भूकंप की जानकारी इकट्ठा करते हैं, उस यंत्र को हम सिस्मोग्राफ अथवा
सिस्मामीटर, सिस्मोग्राफ को सिस्मामीटर कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर पैमाना इस इकाई का उपयोग करते हैं। यह एक गणितीय इकाई है। भूकंप के परिणामों का वर्णन अभी हम अगली तालिका में करेंगे कि भूकंप के परिणाम क्या होते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि भूकंप के कारण क्या हैं। तो पहला भूकंप के कारण में हम देखें तो ज्वालामुखी का विस्फोट एक प्रमुख कारण है। दूसरा, बड़े बड़े बांधों पर जमीन पर पड़ने वाला तनाव। तीसरा, खदानों को खोदना। चौथा, जमीन के अंदर किए जाने वाले परमाणु परीक्षण। पांचवा, भूपृष्ठ के अंतर्गत भाग से पानी रिसता है तथा जमीन के अंदर प्रचंड ऊष्मा से पानी की भाप बनती है। यह भाप कमजोर पृष्ठभाग से बाहर निकलने का प्रयत्न करती है और उन भूपृष्ठ को वह फाड़ देती है जिसके कारण भूकंप का निर्माण होता है। अभी देखें बच्चों, इनका भूकंप का हमारे मानव जीवन पर क्या परिणाम होता है, मानव जीवन और वन्य पशु और पालतू प्राणियों पर। तो पहला क्या होता है, मनुष्य के साथ साथ वन्य जीव व पालतू प्राणियों की भी हानि होती है। बहुत बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान होता है। बिजली के खंभे, पाइपलाइन, घर, इमारत, रास्ते सब उद्ध्वस्त हो जाते हैं। जैविक विविधता की हानि होकर परिसंस्था को खतरा होता है। नदियों नालों का प्रवाह बदल जाता है। शहरी भागों में आग लगने की भी संभावना होती है और समुद्र तल में भूकंप होने पर सुनामी लहरों का निर्माण होकर समुद्र किनारे पट्टी पर बड़े पैमाने पर हानि होने की संभावना होती है और भूमिगत जल स्तर ऊपर नीचे इसके कारण होता है। अभी हम देखते हैं भूकंप के बारे में हमें क्या सतर्कता बरतनी चाहिए। अभी ये भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, इसको आने से तो हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें हम कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं, किन सावधानियों को बरत कर पालन करके हम थोड़ा नुकसान अपना कम कर सकते हैं। इसकी सावधानियों में चित्र में हम देख रहे हैं, वह बच्चा मेज या टेबल के नीचे जाकर सिर को नीचे करके छुप जाता है। अगर भूकंप के समय यदि घर में है तो भूकंप का पता चलते ही हमें इधर उधर न दौड़कर बिना घबराहट उसी जगह पर जहाँ पर हैं उधर ही हमें रहना चाहिए। ज़मीन पर बैठ जाओ, टेबल, पलंग या किसी भी फर्नीचर के नीचे स्वयं को छुपा लो और ज़मीन की हलचल रुकने तक वहीं पर रहिए। और तुम्हारे आसपास मान लो कोई टेबल या डेस्क ना हो तो घर के किसी कोने में नीचे बैठकर दोनों हाथ घुटनों पर रखो, उसमें तुम्हारा चेहरा ढक लो। दूसरा है, चलते हुए वाहन अथवा घर के बाहर हैं आप तो उस समय सुरक्षित जगह देखकर वाहन को अपने अवश्य वहाँ पर खड़ा कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए, लेकिन बाहर नहीं निकलना चाहिए और इमारत या वृक्ष या बिजली के तार के पास न रुकें, वहाँ अपनी कार न खड़ा करें। तो भूकंप के समय हमें क्या क्या बातें नहीं करनी चाहिए, तो डोंट्स क्या क्या हैं जिन्हें हमें बचना चाहिए। पहला, बहुमंजिली इमारत है तो उसका लिफ्ट का उपयोग न करें, इमारत की लिफ्ट का उपयोग न करें, सीढ़ियों का उपयोग करें। एक जगह पर असुविधाजनक स्थिति में ज़्यादा समय तक न बैठें, शरीर को थोड़ा हलचल करते रहें। तीसरा है, भूकंप के बाद बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग सकती है। इससे बचने के लिए घर का हमें मेन स्विच
उसे बंद कर देना चाहिए। ऐसे समय में हमें मोमबत्ती, लालटेन, माचिस इनका उपयोग करने से बचना चाहिए। उसके स्थान पर बैटरी या टॉर्च का उपयोग करें। फिर भूकंप रोधी इमारतें। हमारे देश में अभी बच्चों कितनी इमारतें ऐसे बनती हैं, ऐसी बनाई जा रही हैं। सरकार का इस तरह से निर्देश है कि इमारतों का निर्माण ऐसा होना चाहिए जो भूकंप रोधी हो, अर्थात भूकंप का उन पर बहुत प्रभाव न पड़े, इस तरह से उनको बनाया जाए। तो ज़मीन की विशिष्ट सीमा तक अगर हलचल होने से कोई खतरा नहीं होता, ऐसी इमारतों का निर्माण कार्य को भूकंप रोधक निर्माण कार्य कहते हैं। इमारतों के निर्माण के लिए भारतीय मानक संस्था ने कुछ कोड बनाए हैं। IS 456 के अनुसार इस इमारत का निर्माण कार्य किया जाता है। उसी प्रकार भूकंप रोधक निर्माण कार्य के लिए IS 1392 और IS 1392 का उपयोग किया जाता है। भूकंप रोधक निर्माण कार्य में आधुनिक तंत्र ज्ञान का उपयोग किया जाता है। भूकंप की पूर्व सूचना प्राप्त हो, इसके लिए हमें लेज़र रेंजिंग, वेरी लॉन्ग वेसलाइन, गायकर काउंटर, क्रीप मीटर, स्ट्रेन मीटर, टाइट गॉज, टिल्ट मीटर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन गेज, इनके जैसे आधुनिक साधनों का अब उपयोग हो रहा है। आगे हम देखेंगे, फिर दिया गया है कि ये तो हुए भूकंप। अब दूसरी एक प्राकृतिक आपदा है आग। अब प्रश्न ये है कि आग यह प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित। बच्चों जरा दिमाग लगाइए, सोचिए कि आग कैसी आपदा है, क्या यह प्राकृतिक है या मानव निर्मित है। तो बच्चों आग के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि आग दोनों ही आपदा में आती है। यह प्राकृतिक भी है और प्राकृतिक नहीं भी है। जैसे आप देखिए जंगलों में आग लगती है, बड़े पैमाने पर, जिसे हम दावानल कहते हैं। तो उसमें मनुष्य का कोई जोर नहीं है, तो उस सेंस में वह प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आती है। लेकिन कभी कभी हमारी असावधानी के कारण जहाँ आग लगती है तो वह मानव निर्मित में आती है। अब ये आग के प्रकार हैं, कुछ आग के प्रकार दिए गए हैं, जिसमें अवर्गीय हैं। अवर्गीय में ठोस पदार्थों में आग आता है। फिर बवर्गीय मतलब बी ग्रुप का आग, जो द्रव पदार्थों से लगती है, लिक्विड से। तीसरा है कवर्गीय आग, जिसे गैस रूपी पदार्थों से होता है, जो गैस रूप में पदार्थ रहते हैं। फिर है डवर्गीय आग, जो रासायनिक पदार्थों से, ज्वलनशील रासायनिक पदार्थों से आग लगती है, उसे हम डी ग्रुप में रखते हैं, डी वर्गीय। फिर है ई वर्गीय, जो आग इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से लगती है, उसे हम ई वर्ग में रखते हैं। तो आग बुझाने की जो विधियां हैं, उसमें आग फैलने पर उसके नियंत्रण की 3 प्रमुख विधियां हैं बच्चों। एक है ठंडा करना। तो आग बुझाने के लिए पानी एक प्रभावी साधन है, सबसे उपयुक्त है पानी। तो पानी क्या करता है, वह सर्वत्र उपलब्ध है एक तो पानी, और आग के आजू बाजू में पानी डालने पर ठंडक का निर्माण होता है और आग पर नियंत्रण करना सरल हो जाता है। दूसरा है आग कम करना। आग कम करने के लिए विशेषतः तेल के कारण और बिजली के कारण लगी आग को बुझाने के लिए
रेत अथवा मिट्टी का उपयोग करना अच्छा होता है। झाग जैसा पदार्थ आग पर फेंकने से उसका उपयोग आग ढकने के जैसा होता है। यह आग बुझाने की विधि तेल के कारण लगी हुई आग के लिए अत्यंत ही कारगर साबित होती है। फिर है ज्वलनशील पदार्थ अलग करना। इस पद्धति में ज्वलनशील पदार्थ को ही अलग करना होता है, जैसे लकड़ी का सामान अथवा अन्य ज्वलनशील वस्तुओं को आग के पास से दूर करना चाहिए। तुरंत लगी आग को बुझाने के लिए स्ट्रिप पंप एक सबसे उत्तम साधन है। इस पंप से आग पर सभी ओर से पानी मारकर आग बुझा सकते हैं। सावधानी और सुरक्षात्मक उपाय। गैस का रेगुलेटर, बच्चों जब भी हम घर में हों और रात का समय हो तो गैस का रेगुलेटर उपयोग में ना हो। उस समय रात को सोते समय या हम कभी गांव जाते हैं तो उस समय ध्यान से बंद करना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति हुई कि आग फैल गई है तो आग आग ऐसा जोर से चिल्लाकर दूसरों को सावधान करो और मदद के लिए बुलाओ। फिर है अग्निशामक दल अर्थात फायर ब्रिगेड को तुरंत हमें फ़ोन करके बुलाना चाहिए। फिर अग्निशामक टंकियों का उपयोग किस प्रकार से करके उसका उपयोग करना चाहिए। फिर है प्रथमोपचार, फर्स्ट एड कैसे देंगे। अगर घायल व्यक्ति को आरामदायी स्थिति में बैठाएं अथवा सुला कर रखें, वह तुरंत हमें डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए। हाँ, थैंक यू बच्चों। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में अगली जो प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन, जिसको हम लैंडस्लाइड कहते हैं, इसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।